नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी में लगभग एक पीढ़ी यानी बच्चे से युवा होते बल्कि शादी होते तक के विधानसभा चुनाव जिसने भी देखे हैं उसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही पोस्टर बॉय के तौर पर ही देखा है। पूरा चुनाव अभियान, कमान, टिकट वितरण, सारा घमासान सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द और उन्हीं के द्वारा संचालित होता रहा है। याद होगा आपको 2013 का भाजपा का चुनावी नारा, फिर भाजपा, फिर शिवराज। उसके बाद 5 साल बाद यानी पिछले चुनाव के वक्त नारा था अब की बार 200 पार और माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। इस बार के चुनाव में महाराज शिवराज के साथ हैं, लेकिन फिर भी नारे में ना तो महाराज हैं और ना ही शिवराज। इस बार का पार्टी का ध्येय वाक्य जो आज औपचारिक तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया वो था फिर इस बार भाजपा सरकार। हर साल नारा बनाने में भारी क्रिएटिविटी पार्टी के लोगों को दिखानी पड़ती थी। हो सकता है कि शायद इस बार का नारा 5 मिनट में बनने लायक जो है वैसा उन्होंने तय किया कि क्यों क्रिएटिविटी दिखाओ, 5 मिनट में नारा बना लो, ये जो बना है ये 5 मिनट में बनने लायक था। तो पार्टी का बेशकीमती वक्त बेशक बचा होगा, लेकिन इसमें कई सवाल हैं इसके आसपास। रोज सरकारी खजाने को उलीच कर जनता के लिए ढेरों मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में मुख्यमंत्री की कवायद को क्यों पार्टी भरोसेमंद नहीं मान रही? क्या मुफ्त की रेवड़ियों के बाद भी शिवराज के चेहरे को दांव लगाने लायक पार्टी नहीं समझती? जनाशीर्वाद यात्रा का 5 जगह कौन 5 लोग नेतृत्व करेंगे, कौन रथ को रवाना करेगा ये तो बता दिया, लेकिन कौन सारथी बनेगा ये अभी घोषित क्यों नहीं किया गया? क्या शिवराज चुनाव जिताऊ मटेरियल नहीं रह गए? नरेंद्र तोमर ने बड़ी साफगोई से कहा कि बहुत सी बातें ना मैं तय करता हूं ना पार्टी के अध्यक्ष जी, यानी दिल्ली से आने वाले संकेत चेहरे को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। ये क्यों बरत रहे हैं? ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो बहुत दिनों तक कदमताल करने के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपनी जनाशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया। 3 सितंबर से विंध्य से इसकी शुरुआत होगी। चित्रकूट से पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हमेशा ऐसा प्रचार, जनसंपर्क या आशीर्वाद की अभिलाषा लेकर यदि कोई यात्रा निकली है तो उसके अगुवा शिवराज ही रहे। लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 5 रथ निकलेंगे जो अलग अलग नेताओं की अगुवाई में निकाले जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज ये तो बता दिया कि 5 यात्राओं को मिलाकर सभी जनाशीर्वाद यात्राएं कुल 10,643 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और प्रदेश की 210 विधानसभाओं से गुजरेंगी। कहां-कहां स्वागत होगा और कितनी जनसभाएं आयोजित होंगी ये भी उन्होंने बता दिया। कहां-कहां पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शामिल होगा ये भी बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि 5 यात्राओं में कौन कौन से नेता इस रथ के सारथी होंगे। यदि आपको समझना है तो जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके पीछे लगे पोस्टर को देखकर आप समझ सकते। जो बड़ी सभाएं जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मिलित होगा, इस प्रकार से 211 हमारी बड़ी सभाएं पूरे इस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसमें माननीय अमित शाह जी इस यात्रा क्रमांक 1 का शुभारंभ चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर के कामतानाथ जी का इसकी शुरुआत वहां से करेंगे। जाहिर है कि जब चुनावी पाणी ग्रहण की बारात निकल रही हो और उसमें दूल्हे का स्पष्ट जिक्र ना हो तो ये सवाल लाजमी है कि बारात किसी एक व्यक्ति के बजाय 5 लोगों की अगुवाई में क्यों निकल रही है? क्यों शिवराज सिंह चौहान को इसका अगुवा नहीं बनाया जा रहा? याद करिए 2013 का नारा, तब बीजेपी ने कहा था फिर भाजपा फिर शिवराज। 2018 में सिंधिया को टारगेट करते हुए कहा था माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। इस बार क्यों नहीं है शिवराज? चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सवाल को 3 बार टालने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्होंने साफ कह दिया कि ये तय करना मेरा काम नहीं है, बहुत सारी बातें हाईकमान तय करता है।
नहीं, शिवराज जी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवराज जी हमारे मित्र भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है कि कुछ चीजें मुझे तय करना होती हैं, कुछ चीजें अध्यक्ष ने तय करना होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सामूहिक रूप से पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। अब आप मुझसे जवाब चाहते हो, तो जब तक कोई चीज तय नहीं होती है तब तक कोई भी चीज बोलना उचित नहीं होता है। कांग्रेस ने अभी तक अपनी ऐसी किसी यात्रा की प्लानिंग तो नहीं की है, लेकिन उसे बीजेपी की यात्रा पर तंज करने का मौका जरूर मिल गया है। कांग्रेस भी मान रही है कि इतनी मुफ्त की घोषणाएं करने के बाद मामा के चेहरे को पीछे करके दिल्ली के 5 चेहरे जनाशीर्वाद मांगेंगे, यानी बीजेपी समझ चुकी है कि यहाँ के चेहरे जनता को अपील नहीं कर पाएंगे। एक गाना है, आधा है चंद्रमा रात आधी, मामा की जन आशीर्वाद यात्रा आधी। मामा को आधे दिन के लिए इसमें बुलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये ढिंढोरा पीटते थे ढिंढोरची लोग, उसकी जो है वो ढोल फट गया है। 92 दिन की यात्रा घोषित होती थी जन आशीर्वाद यात्रा, 18 दिन में सिमट गई। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दांव लगाने से झिझक रही है। वो मुख्यमंत्री जो स्टॉक क्लियरेंस सेल की तरह रोज सरकारी खजाने को कई तरह की योजनाओं में मुफ्त में दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, उनको सामने रखने में बीजेपी को दिक्कत क्या है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान है संतोष गौतम, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। संतोष जी का भी स्वागत। तीसरे मेहमान बेहद खास हैं, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, जयंत सिंह तोमर। जयंत जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं पंकज चतुर्वेदी जी से। तो पंकज जी, कैसी रहेगी यात्रा? अभी आज हालांकि हम लोग पूरे समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मगर वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए कि वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सवार होंगे और कौन कौन बैठेंगे। मेरा फोकस थोड़ा सा सारथी की तरफ ज़्यादा है, आप जितना बता सकें बता दीजिए। प्रवीण जी, आप जैसा सुधी पत्रकार यदि नहीं समझ पाए और बिना समझे उस पर डिबेट करे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। प्रवीण जी देखिए, बहुत सारी चीजें राजनीति में रणनीति के हिसाब से तय की जाती हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जैसा लोकप्रिय राजनेता भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है और ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है। और आज भी, कल भी और आने वाले कल में भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी निरंतर प्रवास पर हैं। अभी आप यदि पुरानी यात्राओं का स्वरूप देखें तो उन यात्राओं में लगभग 3-3.5 महीने का समय लगता था। अब लेकिन इन यात्राओं का स्वरूप बदला है और जैसा मैंने कहा कि हम समय काल परिस्थिति के आधार पर अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हैं। सर एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। समय लगता था जो आपने बोला, इस वक्त और क्या काम है आपके पास चुनाव के अलावा? समय लगता था माने और कहाँ एंगेज हुआ? सर मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ सर, कि ऐसा सब कुछ सर निर्धारण का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास है ना सर। हम यदि अपनी रणनीति के तहत अपने जो चुनाव के पूर्व का समय है उसको किस प्रकार से सदुपयोग करें, किस राजनेता की क्षमताओं को किस प्रकार से उपयोग करें, कौन से समय को कहाँ अधिक समय दें, कौन से समय को कहाँ कम समय दें, ये भारतीय जनता पार्टी तय करी। इसलिए मैंने आग्रह किया कि क्या ये संभव है कि 2013 या 18 की जो पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स है वो 2023 में ही अप्लाई की जाए। हम डिफरेंट पैटर्न के साथ काम कर रहे हैं, एक अलग रणनीति के आधार पर काम कर रहे हैं। समय काल परिस्थिति की आवश्यकता क्या है, मध्य प्रदेश की परिस्थिति क्या है, पक्ष की परिस्थिति क्या है, इन तमाम प्रतिपक्ष की परिस्थिति क्या है, इन तमाम परिस्थितियों के आधार पर काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप चुनाव के मैदान में, और अब तो चीजें बहुत फास्ट जाती हैं प्रवीण जी, अब वो संचार कम्युनिकेशन का माध्यम इतना फास्ट है कि जरूरत ही नहीं, आप मोबाइल पर स्पीडली काम कर सकते हैं। इसलिए पंकज जी विद्वान प्रवक्ता, मैंने पहले कहा था। ठीक है पंकज जी, समझ गया। मैं समझता हूं आपकी मजबूरी सर, जितना आप विद्युता के साथ जितना विस्तारित कर सकते हैं पर्याप्त। बहुत वक्त दिया सर। एक बार संतोष जी को इन करते हैं। संतोष जी, पैटर्न बदला है इनका, ये कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं बदलेगा। और दूसरी बात यह है कि अब शिवराज जी जाएं यात्रा में, कि सिंधिया जी जाएं यात्रा में, कि अमित शाह जी जाएं, कि तोमर जी जाएं, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? भाई आप तो विपक्ष वाले हो। आधा है चंद्रमा रात आधी क्यों करना चाहिए आपको? नहीं प्रवीण भाई,
हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस अपनी रणनीति पर पुख्ता तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस बेहद मजबूती से अपनी जड़ों की मजबूती के लिए काम कर रही है। लेकिन 2018 के जब चुनाव हुए थे विधानसभा का, तो आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी कि आपका दूल्हा कौन होगा, कि महाराज होंगे, कि कमलनाथ जी होंगे, दिग्विजय सिंह जी कौन होंगे। ये सब लगातार हमसे पूछे जा रहे थे सवाल, और ये बार बार कह रहे थे कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, तमाम तरीके की बातें हुई थी। आज उसी कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी मैदान में शिवराज के चेहरे को क्यों नहीं ले जा पा रही है? इसका कारण स्पष्ट है कि 2018 में शिवराज के चेहरे को नकार दिया गया, लेकिन जब परिस्थितियां बनी और हमारे कुछ विधायकों को खरीद कर इन्होंने सरकार गिराई, तो उस समय शिवराज को बनाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि जिन माफियाओं को शिवराज ने 18 वर्षों के कार्यकाल में फायदा पहुंचाया था, अगर वो पैसा नहीं देते तो 35 करोड़ और 50 करोड़ विधायक खरीदने के इनके पास कहां से आते? तो उन विधायकों की खरीदी के जो पैसे शिवराज ने उपलब्ध कराए थे, उसकी ब्लैकमेलिंग के तौर पर इनको फिर से मुख्यमंत्री का पद मिला था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी तो समझ चुकी है कि 2018 में जब ये चेहरा नकारा जा चुका है, तो इस बार तो आने की कोई गुंजाइश ही नहीं इनके चेहरे पर। इसलिए इनके केंद्रीय नेतृत्व ने समझा है कि मध्य प्रदेश की बर्बादी के जिम्मेदार, व्यापम के जिम्मेदार, रेत के अवैध उत्खनन के जिम्मेदार, ई टेंडरिंग के जिम्मेदार, सिंहस्थ के जिम्मेदार चेहरे को हम फिर से अपना चेहरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं यही वो चेहरा है। पहले सवाल में आपको बहुत बता जैन जी को इन करता हूं, जैन तोमर जी को इन करता हूं। जैन जी, आज आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और ये जो पिछले कई दिनों से आप बीजेपी का अंदाज भी देख रहे हैं, कोई एक नाम आगे नहीं लाने के पीछे जो पंकज जी कह रहे हैं कि हमारी रणनीति है, क्या रणनीति आपको लगती है बीजेपी की? जी प्रवीण जी, रणनीति की जहां तक बात है, आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दांव नहीं लगाना चाहती। उसके स्पष्ट कारण है कि इतना लंबा समय उनको मुख्यमंत्री रहते हुए हो गया है, और इस बार का जो चुनाव है वो जनता बनाम भाजपा का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जनता की मूड को भांप चुकी है, जनता की नब्ज को पकड़ चुकी है कि इस बार अगर उसी चेहरे को सामने लाएंगे सारथी के रूप में, तो शायद सफलता हासिल नहीं हो। संतोष जी ने जो भारतीय जनता पार्टी पर जो सारे भ्रष्टाचार की बात कही है, वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन रणनीति की अगर बात करें तो पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में चला गया है। प्रदेश नेतृत्व के हाथ में अब शायद ही कुछ बचा हो, और शिवराज सिंह, ऐसा नहीं है कि नेपथ्य में उनको कर दिया गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि उस भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बदली है, पैटर्न बदला है, ये निश्चित है। ठीक है, एक बार पंकज जी को इन कर लेते हैं। पंकज ये कह रहे हैं कि जयंत तोमर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, कह रहे हैं कि जनता बनाम भाजपा का चुनाव है, शायद इसीलिए आपको ये लग रहा होगा कि भाई इनके साथ किसी एक चेहरे के साथ जाएं कि नहीं जाएं, रिस्क हो जाएगा। दूसरा, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो 5 जगह से ये यात्रा निकलेगी, 2 सवाल है मेरे एक साथ, 5 जगह से जो यात्रा निकलने वाली है मध्य प्रदेश में, उसमें लोकल लीडर रहेंगे कि सेंट्रल के लीडर झंडी भी दिखाएंगे और बैठ भी जाएंगे? प्रवीण जी, उसका उत्तर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्रकार वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से दिया, आप वहाँ उपस्थित थे, और जिस विषय पर नरेंद्र सिंह तोमर जी का जैसे सीनियर नेता का उत्तर आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा उस उत्तर को दोहराया जाए। ठीक है। जहां तक कांग्रेस ने बात करी तमाम प्रकार के झूठे भ्रष्टाचार के आरोप की, वो कांग्रेस जिसके करप्शन ना तो बंटाधार सरकार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड हो, जिन कमलनाथ जी के करप्शननाथ जी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के नजदीक ऊपर छापे में नकद बरामद हो, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से लेकर रतुलपुरी का मामला, मोजर बियर का मामला, लास्ट टाइम पर मोबाइल खरीदी का मामला, सारे के सारे घोटालों के प्रकरण प्रचलन में है। और मैं तो कहता हूं दम के साथ कि यदि इतना कांग्रेस को लगता है भ्रष्टाचार था, तो 15 महीने की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध कर पाए तो चुनौती देता हूं, क्योंकि है ही नहीं। जुबानी जुमाकर जिस सिंगस की ये बात कर रहे हैं, उसी सिंगस को इन्हीं के मंत्री, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जयवर्धन सिंह विभागी मंत्री नगरीय प्रशासन, उन्होंने स्वीकारा कि सिंगस में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, और ऐसे ही आलाप विलाप तब भी करते थे 18 में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस की रग रग में है, इसीलिए कांग्रेस को हर जगह भ्रष्टाचार नजर आता है। और हम सब जानते हैं कि 52 से लेकर 22 तक 23 तक कांग्रेस के लोगों ने केंद्र में राज्य में भ्रष्टाचार किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इनके नेता राजीव गांधी जी कहते थे कि 15 पैसे जाते 85% बीच में खा जाते हैं। लोग कांग्रेस के थे, सरकारें कांग्रेस की थी। तो जिनके नेता के तौर पर राजीव गांधी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा हो, ठीक है, जवाब संतोष जी से जवाब लेते हैं। संतोष जी, दोनों चीजों का, एक तो जो आपने सुना होगा पंकज जी जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर भी आप बोलिएगा जरूर, और दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई चलो कम से कम इनके यहाँ बाकी चीजें तो एक आक्रामकता के साथ
दिख रही हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, आए दिन योजना, आए दिन रणनीति, आए दिन इनके दौरे। आपके यहाँ तो रथवत का चलन उतना ज्यादा है नहीं, तो क्या प्लानिंग है आपकी और कितने मुतमईन हैं आप अपनी जीत को लेके? देखिए प्रवीण जी, हम इसलिए मुतमईन है कि भारतीय जनता पार्टी भी मुतमईन है उनकी हार के लिए। ये सतपुड़ा भवन की जो आग थी ना, सतपुड़ा भवन की आग उस भ्रष्टाचारी सरकार की चिता की आग है, भावी चिता की आग है, जो 6 महीने पहले ही दिखाई देती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सतपुड़ा भवन में आग लगी है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद भी मुतमईन नहीं कि उनकी सरकार आएगी। दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रवक्ता ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी को समझा जा सकता है। जिन्होंने महाकाल लोक का पैसा खा लिया हो, उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते कि व्यापम को स्वीकारेंगे, कोई टेंडरिंग को स्वीकारेंगे, वो पोषण आहार में वो घोटाला को स्वीकारेंगे, वो बुधनी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे रेत के अवैध परिवहन को, रेत के अवैध स्वीकारेंगे। बिल्कुल इससे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं की जा सकती। व्यापम में 55 से अधिक के जिम्मेदार अगर कोई है, आऊंगा पंकज जी, आऊंगा अभी पहले जयंत जी के पास जाऊंगा। लेकिन एक संतोष जी मेरा सप्लीमेंट्री ले लीजिए, फायदा आपको हो रहा है इससे? आपको लग रहा है कि करप्शन जो है वो खासतौर पर जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी का करप्शन, ये लोगों के मानस में बैठ गया, माने बल्क में सीटें जाएंगी, बिल्कुल आप आंधी चला दोगे आप लोग? बिल्कुल प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है वो प्रदेश की जनता के पटल पर, मानस पटल पर बैठ चुका है। और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि किस दिन मतदान का दिवस आएगा और भ्रष्टाचारी सरकार को, इस जन विरोधी सरकार को वो उखाड़ फेंके। सर हम दोनों साथ बैठेंगे उस वक्त भी। एक बार पंकज जी बहुत छोटा जवाब, जयंत जी के पास जाऊंगा फिर। सर मैं तो इतना आग्रह कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी कौन है? कांग्रेस सरकार के मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था बंटाधार के लिए कि माफिया के सूत्रधार, रिश्तेदार, भागीदार भ्रष्टाचार है, ये उमंग सिंगार ने कहा। चलिए ठीक है सर, अब आप रोकूंगा, आप रोकूंगा, अंताक्षरी हो जाएगी नहीं तो आप दोनों के बीच में तीसरे मेहमान को करो। 15 महीने में क्या? ठीक है, तीसरे मेहमान को करें तो फिर ये झगड़ा शोर, फिर ये डिटेल हो जाएगी। जयंत तोमर, माफ कीजिए जयंत तोमर, माफ कीजिए जयंत तोमर जी का रुख करते हैं। जयंत जी, इतने अनाउंसमेंट कर रहे हैं सीएम, जो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया उलीच देना, मतलब ये बड़ा देशस्थ शब्द है कि पूरा खजाना उलीच दे रहा है, लुटा दे रहा है बिल्कुल सबके, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, स्टॉक क्लियरेंस सेल की तरह। इतना खर्च करने वाला सीएम, नगद बांटने वाला सीएम, इस आपको नहीं लगता कि भाई तब तो पार्टी को भरोसा करना चाहिए कि भाई अब तो जिता ही लाएंगे जब सब बांट दे रहे हैं, 450 का सिलेंडर, 1250 रुपए मुफ्त में खाते में, फिर भी वो मादा आपको लगता है कि पैदा नहीं कर पाएगा शिवराज जी? प्रवीण जी, मध्य प्रदेश के ये चुनाव हर तरीके से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय नेतृत्व की साख भी दांव पे लगी हुई है और प्रदेश के नेतृत्व की साख भी दांव पे लगी हुई है। हिमाचल हारी भाजपा, कर्नाटक हारी भाजपा, अब अगर हैट्रिक लगती है तो वो सदमा शायद ही केंद्रीय नेतृत्व सह पाए, और ये जो इसका असर बाकी चुनावों पे किस तरह से दिखाई देगा इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में चुनाव की पूरी कमान ले ली है। वायदे तो शिवराज सिंह ने बहुत किए, इधर कमलनाथ ने 11 वचन दिए हैं, इन वचनों के बीच में बड़ी रस्साकसी है। अब जनता के बीच में कांग्रेस अपने वादों को ले जा पाती है कि नहीं ले जा पाती है, ये तो एक सवाल है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने ऐसा लगता है कि काफी प्रभाव छोड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह इस योजना को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि गेम चेंजर है ये लाडली बहना योजना? निश्चित रूप से गेम चेंजर है, क्योंकि पहली बार महिलाओं के हाथ में कुछ नगद राशि आई है, अन्यथा उनके हाथ में, खासतौर पे ग्रामीण महिलाओं के हाथ में कुछ बचता नहीं है। और शायद ये एक सामाजिक जो स्तर है उनका, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये योजना कारगर सिद्ध तो होगी ही, इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे एक सामाजिक गुणवत्ता की दिशा में दिखाई देते हैं। टर्न हालांकि पंकज जी का, लेकिन जाऊंगा संतोष जी के पास। संतोष जी, जयंत जी बड़े निरपेक्ष व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें कई सालों से जानता हूं, और उनका बड़ा, अगर उनका आकलन है तो बहुत विशुद्ध आकलन होगा। वो कह रहे हैं कि भाई लाडली बहना योजना प्रभाव तो डाल रही है। एक होता है अनाउंसमेंट, हमारे यहाँ कहावत चलती है कि भाई कल के मोर से आज का मुर्गा अच्छा है, तो आपके अनाउंसमेंट में कुछ भी हो, लेकिन अगर हाथ में आज मिल रहा है तो लोग फिर उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। ये चिंता नहीं है कि आपको कि जो नगद मिल रहे हैं महिलाओं को, वो आपका साथ छोड़ के जा सकती हैं? देखिए प्रवीण जी, ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो सकती थी, मैं तोमर जी की बात से इनकार नहीं करूंगा। लेकिन प्रदेश की महिलाएं ये भी जानना चाहती हैं कि 18 वर्षों तक जब उनकी बदहाली हो रही थी,
जो एनसीआरबी की रिपोर्टें चीख कर कह रही थी कि मध्य प्रदेश जो है महिला ट्रैफिकिंग में, जो वुमेन ट्रैफिकिंग होता है और जो उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, उनके साथ जो अपराध की घटनाएं होती हैं, उसमें लगातार नंबर 1 बना रहा। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता क्यों नहीं जागी? यही मामा अपनी लाडली बहनों के लिए पहले क्यों नहीं जागा? मैं ये समझना चाहता हूं कि ये आखिरी महीनों में करने की आवश्यकता क्या थी? अगर इतने ही जनहितैषी थे मुख्यमंत्री, तो 3 साल पहले इन्होंने छल बल से अपनी सरकार बनाई, उसी समय से योजना क्यों नहीं लागू की? इनको साफ दिख रहा है कि मेरा विकास का एक भी काम ऐसा नहीं जो जनता के अरे सामने भाई, गिरा मंतव्य सकूं, कुछ जो भी हो, अंतिम समय एनजीओ पर थोड़ी ये चला करना रहे चाहते हैं। हैं। चुनाव जीतना लक्ष्य ना उनका, मंतव्य तो कुछ लेकिन भी हो। बिल्कुल मैं समझता हूं कि उनका चुनाव जितना लक्ष्य है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रदेश को गिरवी रख सकते हैं, लगातार हर हफ्ते हजारों करोड़ों के कर्ज ले सकते हैं। अब बस लेकिन आप प्रदेश जवाब की ले लेते हैं। जनता पंकज जी का को टर्न मेहनत था, है, आप उनकी नीयत जंप को करके भाग आप तक चुकी है। पहुंचा। पंकज जी उनकी जवाब, भाग चुकी है और समझते पंकज जी हैं। प्रदेश और गिरवी वही रख दे रहे हो आप चुनाव लोग। के बाद जवाब ले लेते हैं भाई, इस जवाब योजना को। आप जवाब लेते प्रवीण हैं। जी, हमने करप्शन नाथ जी की 15 महीने की सरकार का दौर देखा है और उनका लोकप्रिय वाक्य था, खजाना खाली कर गया, नहीं, हमने खजाना दम पर छोड़ खाली के है। 18 वर्षों की अरे सरकार यार भी देखी संतोष जी है। प्लीज सुन लीजिए। देखिए आप बोल रहे थे तो पंकज जी मौन थे, प्लीज सुन लीजिए, नहीं, प्लीज सुन नहीं, लीजिए। ये करप्शन ना बोल रहे, उसका संतोष जवाब दे रहा शांति हूं से सुनो, कि मैं हमने संतोष डंपर शांति चोर से सुनो, की, रेत चोर की सुनो। सरकार भी देखी है। अब जवाब सुन लीजिए, पंकज जवाब सुन लीजिए। पंकज जी बोलिए बोलिए बोलिए। 15 महीने की करप्शन नाथ जी की सरकार का पेट डायलॉग था, मामा खजाना खाली कर गया, और उसी खजाने खाली, कथित खाली खजाने। शिवराज जी की जब सरकार बनी, अरे यार भाई संतोष चुप हो जाओ, शांति सुन लो। संतोष शांति से सुन लो यार। संतोष जी सुन लीजिए प्लीज, शांति। फिर ये शोर हो जाएगा। आप बोलोगे तो फिर वो बोलेंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा दर्शकों को। संतोष से सुनो, अच्छी बोलिए। डिबेट करो, तर्क नहीं तो बखलाओ मत, शांति सुनो। बोलो बोलो पंकज जी, बोलो। ये 15 अरे यार किसको बुला लिया प्रवीण जी डिबेट में? संतोष प्रवीण जी किसे सुन बुला लिया डिबेट लीजिए, सुन में? लीजिए पंकज जी बोलिए 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 किससे बुला लिया प्रवीण जी? बोलिए भाई, बोलिए 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 किसको बोलिए बुला लिया पंकज डिबेट में? पंकज जी बोलिए भाई, जिनको बोलिए बोलिए शालीनता, प्रवीण जी शालीनता ही नहीं डिबेट की। बोलिए 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 बोलिए। मैं भी अनुरोध कर रहा हूं उनसे लगातार कि भाई अपने टर्न पे बोले, बोलिए। दम के साथ है, डरते क्यों? सच्चाई रख रहा हूं सामने। क्या डायलॉग था करप्शन नाथ जी का? मामा खजाना खाली कर गए, उसी कथित खाली खजाने से मध्य प्रदेश में 24% की औद्योगिक विकास दर, 19% की कृषि विकास दर, 70% की जीडीपी, 3.5 लाख करोड़ की जीएसडीपी, 101 लाख 14 जो प्रति व्यक्ति की आय, 36% की ग्रोथ, 48% के निर्यात में ग्रोथ, उसी मध्य प्रदेश में। और ये टॉप 3 स्टेट्स में है। गेहूं उपार्जन में नंबर 1, चने में नंबर 1। कहां से? हवाई बातों के साथ क्या, यह विकास के साथ है। कौन सा ऐसा राज्य है? जब हमने लाडली बहना की बात करी तो ये 1500 की बात करता, तब खजाना खाली नहीं होता। ये सिर्फ बातें करते थे, यह क्या कैसे करेंगे। आज मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी भी है, लाडली बहना भी है, सीखो कमा योजना भी है, घर घर विकास की बातचीत कर रहे हैं। वो राज्य जो बंटा दाद में बिजली के लिए तरसता था, आज दिल्ली की मेट्रो मेरे और आपके मध्य प्रदेश की बिजली से चलती, 7 राज्य हम बिजली में सड़क की बात कर रहे हैं। फिर वही पूछ स्कूल लूंगा अस्पताल पंकज की जी, बात फिर कर रहे आप कह दोगे कि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है। जब इतना सर, कमाल का फिगर आप साथ लेके चल पूछिए। रहे हो, तो जो व्यक्ति ये कमाल का फिगर आपको डिलीवर कर रहा है, दे उसका रहा हूं चेहरा सर। क्यों नहीं ला रहे हो सामने? फिर सर किसने कहा चेहरा नहीं है प्रवीण जी? कौन निर्धारित कर रहा है? आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है ना। किसके नेतृत्व में काम हो रहा है? उन्हीं के नेतृत्व में। तो ये निर्धारण कैसे कर लिया आप लोगों ने कि साहब शिवराज जी का नेतृत्व नहीं है, कौन रथ पर बैठेगा? सर आपका अधिकार है सवाल पूछने का, मेरा अधिकार है उत्तर देने का। सर पूरा विश्वास उनके नेतृत्व में है, क्योंकि उन्होंने जो कहा सो करके दिखाया, और आज भी दम के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ अनुमान करती रहे ठीक है। जयंत तोमर जी को इन करूंगा, जयंत तोमर जी को इन करूंगा। बहुत वक्त दिया पंकज जी, आपको भी पर्याप्त। जयंत तोमर साहब, ये आपको लगता है कि एक कोई नाम अनाउंस करने से, पंकज जी ठीक है, बहुत बहुत विद्वान प्रवक्ता है, बड़े तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं। 5 रथ, इससे पहले आपको भी 30 साल हो रहे हैं पत्रकारिता में, आपने 5 रथ घूमते नहीं देखे होंगे कभी भी, हमने भी नहीं देखे। एक कोई नाम अनाउंस करने से फायदा होता बीजेपी को या नुकसान होता, या ये रणनीति आपको लगता है कारगर हो जाएगी? बाद में किससे भी बिठा दे, मैं तो कह रहा हूं वहां पंकज जी बने सीएम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात पे सवाल नहीं कि बाद में किससे बिठा लेंगे। क्या एक सिंगल लीडरशिप के झंडे के नीचे आपको लगता है कि बेहतर होता बीजेपी के लिए? प्रवीण जी, बीजेपी ने बिल्कुल सोच समझ के रणनीति अपनाई है कि सिंगल लीडरशिप अगर वो घोषित करते तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होता, और इसीलिए अभी जो रणनीति उन्होंने अपनाई है उसी रणनीति में वाकई फायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव के बाद वो किस तरह का निर्णय लेते हैं ये अलग बात है जी। अच्छा, ग्वालियर चंबल आपको लगता है ग्वालियर चंबल मैनेज कर पाएंगे ये लोग? ग्वालियर चंबल तो पावर हाउस है आपके यहाँ का, जहां से आप भी आते हैं।
ग्वालियर चंबल में इस समय जबरदस्त सरकार विरोधी लहर है, लेकिन संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आक्रामक तरीके से अपना चुनाव अभियान शुरू किया है, जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने सबको बुला लिया, पार्षदों को बुला लिया, जिला पंचायत के सदस्यों को बुला लिया, सबको बुलाया है, और इस तरह से एक ही मैसेज जो सबसे शक्तिशाली नेता है उसके माध्यम से जो दिया जा रहा है, तो वो उसका अपना एक संगठनात्मक एक जो ताकत है वो वहां पर दिखाई देती है। और इस काम को शायद कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी ये तो सितंबर के पहले सप्ताह में बिल्कुल समझ में आ पाएगी। माफ कीजिए, रोकूंगा। जयंत जी, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता, बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं सहमत हूं जयंत जी की बात से, और मैंने ये बात सवाल कांग्रेस से भी किया था कि जितने आक्रामक तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है वैसा अभी मिसिंग दिखता है कांग्रेस में। हो सकता है उनकी भी ये कोई रणनीति हो, लेकिन क्या होगा, क्या इनको एक साथ 5-6 लीडरशिप सामने पेश करने से क्या बीजेपी को फायदा होगा, क्या कांग्रेस को इस तरह से कम आक्रामकता फायदा पहुंचाएगी? इन सब सवालों के जवाब हमको मिलेंगे तब जब चुनाव के नतीजे आएंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।